जहाँ के खेतों से सोना उगता था, क्यों वहाँ पर हथियारों की खेती शुरू हुई? जो राज्य अपने समृद्धि के लिए जाना जाता था, क्यों वो हिंसा, आतंकवाद और नशे की चपेट में आया? जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बाकी हिस्सों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, क्यों वो आज खुद भारत से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान का मुद्दा हाल फिलहाल में दोबारा से चर्चा में आ चुका है और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें। अंग्रेजों के कब्जे से पहले महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया था। दरअसल सिख साम्राज्य कई मिसलों से संचालित होता था। अहलुवालिया, भंगी, कन्हैया, रामगढ़िया, इस तरीके की कई मिसलें थी। उन सबको मिलाकर एक सिख साम्राज्य का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है और कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज आगे आते हैं और सभी जानते हैं कि अंग्रेज कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के माहिर थे। लेकिन 1920 में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया जाता है, जो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। उसके द्वारा सिखों के हितों के लिए कई मांगे उठाई गई। जब भारत के बंटवारे की बात चल रही थी तो जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान में अलग से मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, तो वहीं अंबेडकर के द्वारा दलितों के हितों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने की बात की। तो उसी के साथ ही शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर ताराचंद के द्वारा सिखों के लिए भी विशेष अधिकारों की मांग की। दरअसल सिख किसी भी हिस्से में मेजोरिटी में नहीं थे। लुधियाना एक ऐसा मात्र जिला था जहां पर सिखों का बहुमत था, लेकिन बाकी जगह पर सिख माइनॉरिटी में थे। जैसे ही बंटवारे के साथ एक पलायन का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान से बहुत सारे सिख माइग्रेट होकर पंजाब में आकर बसने शुरू हो जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में सिखों की आबादी 19.5% के करीब थी, लेकिन बंटवारे के बाद वहां पर महज 0.1% ही रह गई और वो सभी आबादी पंजाब के हिस्से में ही आकर बसना शुरू हो जाती है। शिरोमणि अकाली दल के द्वारा सिखों के लिए एक विशेष राज्य के निर्माण की मांग की जाती है, लेकिन धर्म के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इस मांग को नहीं माना जाता। पंजाबी सूबे की मांग को तब ज़्यादा हवा मिलती है जब आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ हिस्सों को भाषाई आधार पर विभाजित किया जाता है। ऐसी ही मांग पंजाब में भी उठाई जा रही थी कि सिखों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पंजाब को अलग राज्य न बनाने का निर्णय लिया जाता है और इसी क्रम में बहुत बार धरना प्रदर्शन भी होता है, जिसमें 43 से अधिक लोगों की मृत्यु और 57,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग अधिक तूल पकड़ रही थी, जिस कारण आखिर में सितंबर 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित करके पंजाब को एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य बनाए जाते हैं और चंडीगढ़ को दोनों की साझा कैपिटल बनाया जाता है। शिरोमणि अकाली दल के द्वारा सरकार स्थापित की जाती है। शिरोमणि अकाली दल 1972 के विधानसभा के चुनाव में हार जाता है, लेकिन समर्थन प्राप्त करने के लिए 1973 में एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लेकर आता है, जिसको आरंभ में कोई ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता, लेकिन बाद में इसको इतना समर्थन मिलता है कि भिंडरावाले और शिरोमणि अकाली दल दोनों सहमत होकर एक धर्म युद्ध मोर्चा नामक आंदोलन निकालते हैं, जिसको भारी मात्रा में लोगों के द्वारा समर्थन दिया जाता है। खालिस्तान की मांग भारत से बाहर भी ज़्यादा हवा पकड़ रही थी। इसमें सबसे मुख्य नाम आता है दविंदर सिंह परमार का, जो एक सिख मिलिटेंट थे। उनके द्वारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल की भी स्थापना की गई, जो 1978 में अमृतधारी सिखों और निरंकारी सिखों के बीच संघर्ष के बाद स्थापित किया जाता है, जो अपनी आतंकी गतिविधियां इंडिया से लेकर बाहर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी संचालित करता है। परमार के द्वारा भारत से बाहर सिखों के समर्थन हासिल करने के लिए खालिस्तान की मांग को हवा देने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वह अधिक लोकप्रिय नहीं था। उन्होंने पहली बार बर्मिंघम में खालिस्तान का झंडा फहराया। इसको हवा तब ज़्यादा मिलती है जब जगजीत सिंह चौहान 1969 में जब विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं तो वो यूके चले जाते हैं। तो दोनों मिलकर खालिस्तान की मांग को एक बड़े सिरे पर उठाने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में जगजीत सिंह चौहान पाकिस्तान में भी दौरा करते हैं, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो तत्कालीन पीएम होते हैं। उनके द्वारा ननकाना साहिब को खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा इसको समर्थन दिलाने का विश्वास दिलाया जाता है। चौहान 12 अप्रैल 1980 में एक खालिस्तान काउंसिल का भी गठन करते हैं, जिसमें स्वयं को उसका अध्यक्ष घोषित करते हैं और इस काउंसिल के द्वारा अपना पासपोर्ट, डाक टिकट और अपना डॉलर भी
निकाला जाता है और विदेशों में अपनी ब्रांच खोलनी शुरू कर देते हैं। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार जाती है और पंजाब में भी अकाली दल के द्वारा सत्ता स्थापित की जाती है। कांग्रेस के द्वारा अकाली दल का तोड़ निकालने के लिए एक ऐसे शख्स को ढूंढा जाता है जो वहाँ के लोकल जगह पर भी ज़्यादा लोकप्रिय हो। इसी क्रम में संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह भिंडरावाले को कांग्रेस का चेहरा बनाते हैं। दरअसल भिंडरावाले उस समय दमदमी टकसाल के जत्थेदार थे और वो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय थे। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिखों और अमृतधारी सिखों के बीच में एक संघर्ष होता है जिसमें 13 अमृतधारी सिख मारे जाते हैं और निरंकारी गुरु बाबा गुरुचरण के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन उनको जल्दी ही बरी कर दिया जाता है, जिस कारण कट्टर सिखों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। दरअसल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया जाता है, जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। वहीं निरंकारी सिख जीवित गुरुओं में विश्वास रखते हैं, जिस कारण कई बार अमृतधारी और निरंकारी सिखों के बीच में मुठभेड़ हुई और 24 अप्रैल 1980 को गुरु बाबा गुरुचरण सिंह की भिंडरावाले के समर्थकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जरनैल सिंह भिंडरावाले कांग्रेस को डायरेक्टली समर्थन दे रहे थे और पंजाब में लोकसभा चुनाव में भी कई सीटें कांग्रेस जीत कर आती है और इंदिरा गांधी एक बड़े बहुमत के साथ 529 सीट्स में से 351 सीट्स पर सत्ता स्थापित करती है और लोकसभा चुनाव में 529 सीट्स में से 351 सीट्स पर कांग्रेस के द्वारा जीत दर्ज की जाती है और इसी क्रम में कांग्रेस पंजाब में भी जीत कराती है और दरबारा सिंह को वहां का सीएम बनाया जाता है। अब अकाली दल के द्वारा जनता का समर्थन हासिल करने के लिए आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की डिमांड्स को और भी अधिक जोर से उठाया जाने लगा। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में कुछ डिमांड्स थी, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए, पंजाब को पानी और अधिक मिले और पंजाब को और अधिक ऑटोनॉमी मिले। वहीं भिंडरावाले के द्वारा भी इसको खुले तौर पर समर्थन दिया जाना शुरू हो गया और इस रिजोल्यूशन को और ज़्यादा हवा तब मिलती है जब 1981 में ही जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे तो लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जा रही थी। तो हिंदुओं से कहा गया कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी बताए और इससे कट्टर सिख नाराज हुए, जिस कारण इसका बहुत व्यापक स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया और अकाली दल और भिंडरावाले के बीच में समझौता होता है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को लागू करने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने की बात करते हैं। वहीं भिंडरावाले का कद पंजाब में बहुत अधिक बढ़ चुका था। जब लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है और भिंडरावाले के खिलाफ में एक वारंट इश्यू होता है, लेकिन उसको सरकारी गाड़ी में ही बैठाकर हरियाणा से अमृतसर छोड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन सरकार पर अधिक दबाव होने के कारण कुछ दिन के बाद भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी रिहा किया जाता है और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा संसद में उसकी रिहाई पर टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जिस कारण उनको रिहा करना पड़ा। और अब खालिस्तान की डिमांड को लेकर भी अधिक समर्थन मिलना शुरू हो गया था। जब 1982 में एशियन गेम्स की अगुवाई नई दिल्ली में की जानी थी तो भिंडरावाले के द्वारा नई दिल्ली में एक व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करने की सरकार को चेतावनी दी जाती है और इस चेतावनी पर सरकार के द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर को सील किया जाता है और जो भी सिख या पंजाब से आने वाले जो भी यात्री था उनकी एक प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी को अंजाम न दिया जा सके। वहीं चेकिंग के दौरान कुछ सिखों के साथ बदसलूकी भी होती है और शंका के आधार पर करीब 1000 से भी अधिक सिखों को बंदी बनाया जाता है। वहीं एयर मार्शल अर्जन सिंह और इंडिया बांग्लादेश के दौरान युद्ध में शामिल लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा की भी तलाशी ली जाती है और नई दिल्ली में एशियन गेम्स शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। कहीं पर कुछ इलाकों में ही छुटपुट घटनाएं ही सामने आती हैं। वहीं लोगों में इसको लेकर उनके बीच में गुस्सा बढ़ रहा था तो भिंडरावाले ने इसी गुस्से का फायदा उठाने का प्रयास किया। भिंडरावाले का कद पंजाब में उस समय सरकार से भी अधिक बढ़ चुका था। दरअसल 23 अप्रैल 1983 को जब डीजीपी AS अटवाल सिंह साहब हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने जाते हैं, जब वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है और वहीं पर उस हमले में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कई घंटों तक उनका शव वहीं बाहर सड़क पर ही पड़ा रहता है, लेकिन पुलिस वालों की भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि उस शव को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जा सके। तभी दरबारा सिंह के द्वारा
भिंडरावाले के पास फ़ोन किया जाता है और तब उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की परमिशन दी जाती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भिंडरावाला का खौफ उस समय कितना अधिक हो चुका था। दरबारा सिंह भिंडरावाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में थे। दरबारा सिंह के द्वारा कई बार इंदिरा गांधी से भी अपील की गई कि पुलिस कार्रवाई की जाए ताकि भिंडरावाले का जो बढ़ता आतंक है उसको रोका जा सके, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इसको इग्नोर किया जाता है, जिसका परिणाम पंजाब में माहौल लगातार बद से बदतर होता जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले के द्वारा अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया जाता है। दरअसल अकाल तख्त को सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो तत्कालीन सिखों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनमें न्याय स्थापित करने के लिए प्रयास करता था। और अब इस पर भिंडरावाले के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। अब सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए भिंडरावाले कहते हैं कि उनके खिलाफ अगर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की गई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दरअसल उस समय भिंडरावाले के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में हथियारों को इकट्ठा किया गया, जिनमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47 तक हथियार शामिल थे। और सरकार को खुफिया एजेंसी के थ्रू इस बात की जानकारी मिलती है कि भिंडरावाले के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ एक नरसंहार करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा तत्कालीन विदेश मंत्री VP सिंह को नियुक्त किया जाता है, जो अकाली दल के नेताओं को इस बात पर सहमत करने में सफल होते हैं कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाएगा और अबोहर को हरियाणा को। लेकिन इस पर एक शर्त रखी जाती है कि जब तक हरचंद सिंह लोंगोवाल और जरनैल सिंह भिंडरावाले इस पर अपनी सहमति नहीं देते, तब तक इस पर कोई भी अंतिम रूप से कोई भी मोहर नहीं लगाई जाएगी। गुरुचरण सिंह डोगरा और प्रकाश सिंह बादल को भिंडरावाले को इस पर सहमत करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन भिंडरावाले के द्वारा इसको सिरे से नकार दिया जाता है। और इसी क्रम में हिंदुओं और सिखों के बीच में कई झड़पें शुरू हो जाती है। 5 अक्टूबर 1983 को कपूरथला से जालंधर जाने वाली एक बस को रोका जाता है और बंदूकधारियों के द्वारा हिंदुओं को चुन चुनकर वहीं पर मौत के घाट उतारा जाता है। अगले ही दिन 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कमान सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। दरअसल कांग्रेस के द्वारा एक ऐसे शख्स को जन्म दिया गया जो स्वयं सत्ता की कीमत पहचान कर खालिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया और पंजाब में एक ऐसा ज्वार पैदा हुआ जिसने पंजाब को एक अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। और इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। क्या यह ऑपरेशन जरूरी था? क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता हो सकता था? क्यों आज तक भी पंजाब में आतंकवाद समाप्त नहीं हो पाया? क्यों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US बाकी जगह से इसको समर्थन मिलता है? और इससे संबंधित प्रश्नों को हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे ताकि यह एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो। मिलते हैं कुछ समय के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनीष कुमार।